चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज हम लोगों को पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या, कैपेसिटर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र। डायग्राम में आप देख रहे होंगे, एक उधर जो पंखे का कंडेंसर है और एक इधर जो आप लोग अगर कभी चार्जर खोले होइएगा कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को, तो ऐसा ऐसा चॉकलेट के जैसा बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिले होगा। किसी में 2 पैर रहता है, किसी में 3 पैर भी रहता है ना। यही सारा चीज जो है ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, इस संधारित्र का काम क्या होता है। तो अपने घर में भाई बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसको चलना शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, तो खास करके जितना भी घूमने वाला ऑब्जेक्ट होता है, चलने वाला ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, तो वो सब क्या है कि शुरू में रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो पिछले दिन भी मैं बताया था क्या कि उसको चलाने के लिए, केवल स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये ऊर्जा हमको विद्युतीय स्रोत से मिल नहीं पाती है। तो मिल नहीं पाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इसमें डिवाइस लगा देते हैं, ऐसा ही है ना। इस डिवाइस का काम क्या होता है कि ये चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करके जब हम उसको शुरू करते हैं और उसको चलने के लिए विद्युतीय ऊर्जा नहीं मिल रही होती है पर्याप्त मात्रा में, तो ये क्या करता है, अपने अंदर जितना भी संचित आवेश है वो एक ही बार में इसको क्या करता है, दे देता है। तो अचानक से उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल गया, अब वो चलने लगा। तो चलने लगा तो फिर क्या होता है कि जो स्रोत से ऊर्जा मिल रही है उसके कारण वो लगातार चलता रहता है। ठीक है। अब देखो कि ऐसा होता क्यों है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो जितने भी चीजें चलने वाली है हमारे यहाँ, वो सारे चलने वाली चीजें क्या करती है, तो कहीं ना कहीं घर्षण के विरोध में काम करती है। जो भी मोटर चल रहा है, चाहे जो भी पंखा चल रहा है, अब घर्षण अगर आप पढ़े होइएगा, फ्रिक्शन पढ़े होइएगा, तो 3 तरह का फ्रिक्शन बताया था। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं बोला था क्या कि जब कोई भी वस्तु स्थिर है उस समय में जो उस पर घर्षण काम कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई चीज रुका हुआ है तो उस पर हम बल लगाएंगे तो वो भी विरोध में क्या करेगा, घर्षण लगाएगा। अभी बॉडी रुका हुआ है, तब तक हम बल बढ़ाते गए, अभी भी बॉडी रुका हुआ है, बढ़ाते गए, अभी भी बॉडी रुका हुआ है। अब एक अंतिम समय चरम सीमा पर पहुंच जाएगा क्या कि अब कहेगा क्या कि भाई अब अगर थोड़ा भी बल लगाओगे तो हम चल देंगे, और वो अधिकतम घर्षण होता है। तो किसी भी घर्षण के मान को तोड़ने के लिए, किसी भी बॉडी को चलाने के लिए जो है, तो उस अधिकतम घर्षण के मान को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो उस अधिकतम मान को तोड़ने के लिए आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी तो पंखा जो है वो अभी स्थैतिक घर्षण के रूप में है, स्टैटिक फ्रिक्शन में है। इसको चलाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो जो सोर्स से ऊर्जा मिल रहा है उस स्रोत के ऊर्जा के कारण क्या होगा, अपना पंखा चलने लगेगा। तो इस स्रोत में ऊर्जा पूर्ति के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब देखिए ये कैपेसिटर में क्या कह रहा है कि हमारे घरों में बहुत सारे विद्युत उपकरणों को चालू करने के लिए बहुत मात्रा में विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर या फिर संधारित्र, इसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटर या संधारित्र। इतनी बातें तो मैं पिछले दिन भी आपको समझाया था, आज फिर से समझाया। संधारित्र आप लोग देखे हैं, पंखा में कंडेंसर होता है, अभी पीछे डायग्राम में था। और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये सारे होते हैं। इस पे अलग अलग डिनोशन होगा, जैसे देखो इस पे लिखा हुआ है 3.15 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस पे डिनोशन होता है, इस पर खैर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्या देखे कि विद्युतीय उपकरणों को चलना प्रारंभ करने के लिए बहुत मात्रा में ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसको करीब 20 से 25 एम्पियर की करंट या उससे भी ज्यादा करंट की जरूरत होती है। लेकिन इतना स्रोत का ऊर्जा जो है सो हमारे स्रोत से हमारे पास आता नहीं है, हमारे खंभे से उतना करंट नहीं आता है। मुश्किल से 7 से 8 एम्पियर का या ज्यादा से ज्यादा 16 एम्पियर तक का करंट आता है। 25, 30, 35 उसके सामने में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब स्रोत से उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा तो डिवाइस चलेगा नहीं। तब क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है क्या कि ये क्या करता है कि विद्युतीय ऊर्जा को आवेश के रूप में क्या करता है, अपने में संचित कर लेता है, अपने में क्या करता है, रोक लेता है, अपने में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और उसके बाद जरूरत पड़ने पर क्या करती है कि उपकरणों को एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देगा, और एक साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देगा तो ये उपकरण चलना शुरू कर देगा। इसी उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं,
कैपेसिटर कहते हैं। इसका काम क्या हुआ? काम हुआ इसका क्या कि आवेश को संग्रहित करना, विद्युतीय ऊर्जा को क्या करना? संग्रहित करना। किसके रूप में? तो आवेश के रूप में। बात समझ में आ रही है? अब कहता है क्या कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपका चालक पदार्थ का बना हुआ होता है। कैसे पदार्थ का? चालक पदार्थ का। प्रत्येक चालक पदार्थ जो है उसमें आवेश को संरक्षित करने की क्षमता है। कोई भी पदार्थ है वो अपने ऊपर में क्या कर सकता है? आवेश को संरक्षित रख सकता है, कोई भी चालक पदार्थ। और इसीलिए प्रत्येक चालक पदार्थ जो है सो इस दुनिया में कैपेसिटर के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि हर के पास क्या है? क्षमता है किस चीज को? आवेश को ग्रहण करके रखने का। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोले भाई कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है? आवेश के रूप में संरक्षित रखेगा। और आवेश के रूप में संरक्षित रख के क्या करेगा? तो हमारे घर में जितने भी विद्युतीय उपकरण है, उस सारे उपकरण को चलने के लिए कहीं ना कहीं जो बहुत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, वो एक ही बार में सारे आवेश को क्या करेगा? उसको दे देगा, तो बहुत ऊर्जा उसको मिल जाएगा, वो चलना शुरू कर देगा। तो किस रूप में ये ऊर्जा को संरक्षित रखता है? आवेश के रूप में। प्रत्येक चालक पदार्थ क्या है दुनिया में? एक कैपेसिटर है जिसके पास आवेश को संरक्षित करने की क्षमता होती है। बात समझ में आ रहा है? इतना बात के बाद आप देखिए कि अगला पॉइंट है क्या हमारा, कि जब किसी विद्युत चालक को विद्युत आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। उसका विभव भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। चालक को लगातार आवेश देते रहने पर पहले क्या होगा? उसका विभव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही, जैसे मान लो कि ये चालक है, इस पर आवेश डाले, एक डाले, ठीक है, दूसरा डाले तो दोनों में रिपल्सन होगा, तीसरा डाले फिर से क्या होगा? इसमें रिपल्सन होगा, चौथा डाले और अधिक रिपल्सन होगा। ऐसे करके आवेश इस पर डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा, कहेगा भाई अब थोड़ा भी जगह नहीं है, अब कहाँ तुम आवेश डालोगे। अब ये करता क्या है कि अपने मौजूद हवा के कणों के साथ, हवा के कणों के साथ ये क्या करेगा? समझौता करके आवेश धीरे धीरे उसको देने लगेगा। तो हम उस पर आवेश तो डालते हैं लेकिन उसके विभव में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, और चारों तरफ के माध्यम के कारण जो है सो चार्ज का लीकेज होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या कि किसी भी चालक पर हम एक निश्चित मान में ही आवेश रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हम इसको जबरदस्ती दे भी दिए तो ये करेगा क्या कि अपने चारों तरफ के माध्यम में इस आवेश को छोड़ देगा, लीक कर देगा, है ना। एक टर्म पढ़ाए थे आपको, क्या? कोरोना डिस्चार्ज, याद होगा। तो कोरोना डिस्चार्ज में क्या बोले थे कि जब किसी हाईली चार्ज बॉडी के शार्प कॉर्नर से क्या होता है? सराउंडिंग के मीडियम से ये चार्ज को क्या होने लगता है? तो यही ये भी करने लगेगा कि किसी भी कंडक्टर पर अगर हम बहुत सारा आवेश डाल दिए, बहुत सारा चार्ज डाल दिए, तो एक क्षमता के बाद ये क्या करेगा? सारे आवेश को क्या करेगा? अपने से लीक करने लग जाएगा, और इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर नहीं होगा। मतलब कि किसी भी चालक का एक निश्चित क्षमता है आवेश को संग्रहित करने का, ये अधिकतम इतना आवेश संग्रहित कर सकता है। और हर एक आवेश के इसी क्षमता को हम लोग क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसको धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्षमता को धारिता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? कैपेसिटेंस। क्या मतलब? हर चालक के पास क्षमता है, उस क्षमता में ये क्या करेगा कि उस क्षमता से अधिक वो चार्ज को स्टोर नहीं कर पा सकता है। मतलब हर चालक एक मैक्सिमम क्षमता लेकर के जन्म लिया है कि हम इतने आवेश को अधिकतम संरक्षित कर सकते हैं। अगर इससे तुम ज्यादा भी आवेश हम पर डालोगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इधर से डालोगे हम इधर से लीक कर देंगे। मतलब मेरे पर अधिकतम इतना आवेश रह सकता है, और आवेश का यही क्षमता जो है किसी भी चालक का, ये क्या कहलाता है? इसका धारिता कहलाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है, उपकरण है। लेकिन उस उपकरण में आवेश को संग्रहित करने का कितना क्षमता है, चार्ज को स्टोर करने का कितना क्षमता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि हम आपको क्या बोले कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है आपके पास, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि कोई सा कंडक्टर है आपके पास, और इस कंडक्टर पे अभी खाली है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो आप देखिए कि हम अगर यहाँ से छोटा छोटा चार्ज डी क्यू को यहाँ से हम इसको इन्फानाइट से हम यहाँ पर पहुंचाते गए, ये डी क्यू अब पहुंच गया इस पे। समझ में आ रहा है बात? तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। आप बताइए कि हम पहला आवेश इस पर ला करके रखे तो इसमें हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा, तो कुछ विभव होगा क्या? नहीं होगा। पहला आवेश रख रहे हैं,
तो विद्युतीय क्षेत्र ही नहीं है तो विभव कहाँ से? पहला आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले आने में किसी सिंगल आवेश को कोई काम नहीं करना पड़ता है। बताए थे ना कि एक आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाइए, कोई विरोधी नहीं कर रहा है तो काम क्या करना पड़ा? कोई काम नहीं करना पड़ा। क्योंकि न्यूटन साहब कह के गए हैं कि एक बार टक कर दोगे टक से वहां पहुंच जाएगा, ऐसे रोक लोगे, है ना। अब देखिए, लेकिन अब यहां से अगर हम दूसरा डी क्यू को यहां ले गए तो अब ये क्या करेगा? इसको यहां से यहां ले जाने का विरोध करेगा, है ना। अब ये क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, मतलब हमको अधिक काम करना पड़ा। मान लीजिए कि हम काम करके इस डी क्यू को यहाँ पहुंचा भी दिए, हम तीसरा डी क्यू को धोने चले, छोटा छोटा चार्ज एकदम लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये दोनों मिलके विरोध करेगा, हमको और अधिक मेहनत करेगा यहाँ पर पहुंचाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो हम और अधिक मेहनत करके मान लो इस डी क्यू को यहाँ पर हम पहुंचा भी दिए। अब अगर फिर से हम चौथा डी क्यू को लेने चलेंगे तो चौथा डी क्यू को जब हम लेके जाएंगे और अधिक ज्यादा विरोध होने लगेगा। मान लो चौथा डी क्यू भी आ गया। ऐसे करके हम जैसे जैसे आवेश को ढो करके यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, मतलब विद्युत विभव का उपयोग हो रहा है, हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आवेश को ढो के यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, कार्य का मान भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब हम आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक ला रहे हैं आवेश चालक पर, और विभव भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा कि हम यहाँ से अनंत चालक पर आवेश लेकर के जाएंगे। एक समय आएगा कि इस पर डी क्यू इतना डी क्यू हो जाएगा, इतना डी क्यू हो जाएगा कि अब कहेगा बस भाई, अब हम अपने ऊपर में कुछ किसी भी चार्ज को नहीं रख सकते हैं। अब हम अपने ऊपर में किसी चार्ज को नहीं रख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि हम किसी डी क्यू को इधर ढो करके लाएंगे, यहाँ पर डी क्यू को ढो करके लाएंगे। मान लो ये डी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा डी क्यू कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये डी क्यू को हम ढो करके इधर रख के आए, इधर ये कहेगा अच्छा ज्यादा होशियार बनता है, हम तुमको मना कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तुमको बताते हैं, तुम ढोते रहो। हम इधर से चोर दरवाजा सेट करते हैं, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा कि अपने चारों तरफ के माध्यम में बहुत सारे कण हैं और हर कण में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में है। तो ये क्या करेगा? एक कण को पकड़ेगा, कहेगा भाई साहब तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। तो हाँ है। तो अब क्या करो कि मेरे पास पॉजिटिव है, तुम अपने नेगेटिव वाले को मेरी तरफ भेजो और पॉजिटिव वाले को क्या करो? मेरे से दूर हटाओ। अब ये क्या करेगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर के ये कहानी क्या करेगा? खत्म कर देगा और इस पॉजिटिव को छोड़ देगा कि जाओ बेटा अब घूमो तुम, अपना काम मेरा हो गया। क्या होने लगा? डिस्चार्ज होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा? आवेश का मात्रा कम होने लगा। तो हम क्या बोले कि जैसे जैसे हम इस पर चार्ज डाल रहे हैं, जैसे जैसे आप Q का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इस पर विभव का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एक क्षमता के बाद क्या हो रहा है? एक क्षमता के बाद कि हम यहाँ से आवेश डाल रहे हैं, यहाँ से हम आवेश डाल रहे हैं, मतलब विभव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको काम अधिक करना पड़ रहा है, लेकिन चार्ज क्या हो जा रहा है? लीक हो जा रहा है किसी ना किसी माध्यम। बात समझ में आ रही है? क्यों कि जितना चार्ज इस पर डाल रहे हैं तो हर चार्ज में क्या? रिपल्सन। मान लो घर में मेरी बीवी है और हम अपने एक दोस्त को खाना पे बुला के ले आए, ये चलो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे एक आदमी। फिर दूसरा को बुला के ले आए, ज़्यादा समझ रहे हैं, सबको खाली बुलाते जा रहे हैं। तीसरा को बुला के ले आए, चौथा को बुला के ले आए, पांचवा को, जहाँ 15 आदमी आएगा एकदम चूल्हा चौका पटक के बोलेगी अपना बनाइए खाइए जाइए कुछ भी करिए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो वही हुआ क्या कि यहाँ से चार्ज आता गया, ये कंडक्टर क्या करता गया? बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया। एक निश्चित क्षमता के बाद ये क्या करेगा? तो अपने चारों तरफ के माहौल के साथ आवेशों का ध्रुवन करना शुरू कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ध्रुवन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। कि ऋण आवेश को अपने तरफ खींचेगा और धन आवेश को क्या करेगा? दूर भगाएगा, और इस हिसाब से धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएगा? डिस्चार्ज होने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस चालक के पास देखो कि एक निश्चित क्षमता है आवेश को संग्रहित रखने का। उस क्षमता से ज्यादा आवेश अगर हम इस पर डालने का प्रयास भी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? इसको बहा दे रहा है, किसी न किसी जुगाड़ में इसको क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है। तो यही जो अधिकतम क्षमता था, जब तक ये चार्ज को लीक नहीं कर पा रहा था, इसी अधिकतम क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या बोला कि इधर बहुत बड़ा चार्ज का सोर्स है, हम यहाँ से छोटा सा चार्ज डी क्यू उठाए और डी क्यू को उठा करके पहुंचा दिए इस चालक पर, हमको कुछ काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जैसे ही दूसरा डी क्यू को लेकर के आएंगे तो ये विरोध करेगा और इसके विरोध में हमको बाह्य बल द्वारा काम करना पड़ेगा। मतलब चार्ज बढ़ा रहे हैं तो विभव भी क्या होता जा रहा है?
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अधिक विरोध होता जा रहा है। जितना बार हम काम करके लौट रहे हैं, अगले बार काम करने में और अधिक विरोध हो रहा है, विरोध होता जाएगा। अंतिम समय में जब ये कंडक्टर एकदम पूरा एकदम चार्ज जितना चाहिए इसको उतना मिल जाएगा, इसके बाद ये क्या करेगा कि चार्ज को लीक करना शुरू कर देगा। तो हम इधर से ढो करके इधर तक काम तो करेंगे, लेकिन इस पर आवेश में वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आया? इतना धारिता का फीलिंग समझ में आया क्या? तो किसी भी चालक का जो अधिकतम चार्ज को स्टोर करने का जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब देखिए कि कहा क्या कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। सीधा सा बात है भाई कि हम जितना इस पर चार्ज बढ़ा रहे थे, जितना हम चार्ज इस पर बढ़ा रहे थे, इसका विभव भी क्या होता जा रहा था। और चार्ज को अगर हम लोग घटाएंगे तो विभव भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। विभव भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो कह रहा है क्या कि यदि किसी, इसका मतलब क्या होता है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी। इसका मतलब आवेश और विभव एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि जो Q है ये प्रोपोर्शनल है किसके? V के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विभव के समानुपाती है आवेश। ऐसे भी देखो, हम जितना चार्ज ढो रहे हैं उतना अधिक काम कर रहे हैं, तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और विभव भी क्या होता जा रहा है? साथ साथ बढ़ता, क्योंकि चार्ज ढोने में हमको काम भी तो करना पड़ रहा है, और काम करना ही क्या होता है? विभव होता है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। मतलब क्या कि हम जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं इसका विभव भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V से हो, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ क्या भाई कि Q जो है ये समानुपाती हो जाएगा किसका? V के। Q समानुपाती हो जाएगा किसके? V के। अब देखो कि तुम लोग जानते हो कि समानुपाती के साइन को जैसे ही हटा करके हम लोग बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट आता है तो यहाँ से Q बराबर एक कांस्टेंट आएगा C, और लिखेंगे क्या? V। यहाँ पर जो है, यहाँ पर C क्या है? एक नियतांक है। यहाँ पर C क्या है? एक नियतांक है। बात समझ में आ रहा है? C क्या है? एक नियतांक है। क्या देखे भाई कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं विभव भी क्या होता जा रहा है? मतलब चार्ज जो है सो विभव के समानुपाती है। तो कह रहा है क्या कि अगर किसी पर हम लोग आवेश Q डाले और उसके विभव में वृद्धि V से हुआ, इसका मतलब Q समानुपाती हो जाएगा किसके? V के। और V के समानुपाती हुआ तो समानुपाती के चिन्ह को हटा करके जैसे ही बराबर में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट C आएगा। C क्या है? नियतांक है। अब देखिए यहाँ से कि अगर हम लोग लिखना चाहें ढंग से, तो यहाँ से C इक्वल टू Q/V भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? C इक्वल टू Q/V लिख सकते हैं। C के बारे में क्या है? कांस्टेंट। अब देखो कि यहाँ जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। दोनों का अनुपात क्या रहेगा? नियतांक रहेगा। मतलब ये C का मान जो है सो Q और V के मान पर निर्भर नहीं करता है। सीधा बात है, कहेगा कि तुम 1 कूलम चार्ज ढो करके ले जाओ तो जो काम करना पड़ेगा तुम 5 कूलम चार्ज ढो करके ले जाओ, उस काम का अनुपात भी क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। मतलब आवेश और विभव का मान का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक समान होगा। ये ना तो आवेश पर डिपेंड करेगा और ना ही विभव पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ तो ये समझ में आ गया कि Q प्रोपोर्शनल भी होगा। क्यों? कि जैसे जैसे हम चार्ज ढोते रहे थे वैसे वैसे विभव भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। विभव क्या है? विभव का परिभाषा क्या है? कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। यही ना है कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। हम पहला चार्ज ढो करके यहाँ पर लाए, कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन अब जैसे दूसरा चार्ज ढोने के लिए आएंगे ये पहला वाला क्या करेगा? विरोध करेगा। तो हमको इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में बाह्य बल द्वारा काम करना पड़ेगा। अब जब काम करना पड़ रहा है इसका मतलब अगला आवेश ले जाएंगे और अधिक काम करना पड़ेगा, अगला आवेश ले जाएंगे और अधिक काम करना पड़ रहा है। मतलब इस पर हम जितना आवेश बढ़ा रहे हैं विभव भी उतना अधिक बढ़ रहा है। तो भाई साहब ये जो चीज लिखे Q प्रोपोर्शनल टू V, ये कोई गलत है क्या? नहीं है गलत। और इसको बराबर में बदले तो एक कांस्टेंट C लाए। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्युत चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए विद्युत आवेश के परिमाण तथा आवेश के कारण उसके वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर में होती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि यही जो C है आपका, यही जो C है, इसी C को आप क्या कहते हैं?
धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। जहां C एक नियतांक है जिसे धारिता के नाम से, जिसे धारिता कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखो कि कैपेसिटेंस क्या है भाई, तो इस कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग क्या जाने कि ये चार्ज को स्टोर करने का क्षमता है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं ये बात, अगर हम लोग यहाँ से ये बात लिख रहे हैं क्या कि C इक्वल टू क्यू बाई भी होगा, यहाँ से अगर ये बात लिख रहे हैं, पूरा गायब आजा, चलो देखो क्या बोले थे, बोले थे क्या कि जो Q है ये Q क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा V के, यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो जहां पर C क्या बोले थे, जहां पर C एक क्या है, नियतांक है, तो जहां पर C एक नियतांक है जिसे धारिता के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, धारिता कहते हैं, जिसे धारिता कहते हैं। तो अब देखो कि यहाँ से अगर हम लोग धारिता को लिखेंगे तो धारिता को कितना लिखेंगे, C इक्वल टू क्यू बाई भी लिखेंगे कि नहीं, धारिता को क्या लिखेंगे, C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो अब अगर कोई आदमी कहे धारिता के बारे में प्रैक्टिकल मीनिंग तो ये समझ गए थे क्या कि अधिकतम आवेश को स्टोर करने का जितना क्षमता होता है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। लेकिन अगर धारिता का कोई गणितीय परिभाषा पूछे, मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछे, तो आप कहिएगा कि चालक पर आवेश तथा उसके कारण विभव में जितना वृद्धि हुआ है उसी वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणितीय परिभाषा आपको लिखा भी हुआ है क्या कि किसी विद्युत चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए विद्युत आवेश के परिमाण, मतलब उस पर कितना आवेश दिए, तथा आवेश के कारण विद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, मतलब C इक्वल टू कितना, क्यू बाई भी। अब क्या कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है, तो देखो कैसे अदिश राशि है, चार्ज के बारे में तुम जाने हो कैसा अदिश है। अब पोटेंशियल के बारे में भी क्या जानते हो, अदिश से अदिश में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगा। इसका मतलब जो ये विभव है ये भी कैसा राशि है, अदिश राशि है भाई। C इक्वल टू जाने क्या, C इक्वल टू जाने कितना, क्यू बाई भी। तो ये क्यू भी कैसा, अदिश राशि, और ये भी कैसा, अदिश राशि। इसका मतलब जब अदिश से अदिश में हम लोग भाग देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा ये C भी कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा। इसका मतलब ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। ये भी बात तुमको समझ में आ गई क्या कि जो विद्युत धारिता है, किसी भी चालक की जो धारिता है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। जरा सा बात करिए इसके यूनिट का, मात्रक का बात करिए। तो मात्रक देखिए, तो चार्ज का मात्रक क्या होगा, चार्ज का मात्रक क्या होगा, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता था, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसको जो है सो हम लोग कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं, धारिता का मात्रक क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट। तो कहोगे क्या कि जो धारिता का MKS मात्रक होता है, या तुम बोल दो इसको SI मात्रक, ठीक ना। धारिता का SI मात्रक जो होता है ये क्या होता है, कूलम्ब पर क्या, वोल्ट होता है, कूलम्ब पर वोल्ट होता है, जिसे फैराड के नाम से जाना जाता है। जैसे आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते थे ना, ऐसे ही कूलम्ब पर वोल्ट को क्या किया जाता है, फैराड के नाम से जाना जाता है, जिसे फैराड के नाम से जाना जाता है, जिसे फैराड के नाम से जाना जाता है, जिसे फैराड के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि फैराड को जो है, तो फैराड को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल F लिखते हैं। फैराड को क्या लिखते हैं, कैपिटल F। जैसे आप लोग कूलम्ब को कैपिटल C लिखते थे, ऐसे ही फैराड को क्या लिखते हैं, कैपिटल F। अब देखो कि फैराड जो है तो धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। फैराड क्या है, धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसीलिए कुछ प्रचलित मात्रक जो है सो माइक्रो फैराड, जैसे म्यू C लिखते थे ना, ऐसे ही माइक्रो फैराड लिखते हैं, कितना, 10⁻⁻6 फैराड। ऐसे ही होता है क्या, मिली फैराड, मिली फैराड को कितना लिखेंगे, 10⁻³ फैराड। तो कोई आदमी आपसे पूछे कि धारिता का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप कहिएगा क्या कि कूलम्ब पर वोल्ट है, और इसका प्रचलित नाम जो है वो क्या है, फैराड। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, फैराड, ठीक ना।
इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फैराड, और इसको कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो बहुत बड़ा मात्रक है तो इसीलिए छोटा छोटा मात्रक माइक्रोफैराड, मिलोफैराड, पिकोफैराड, इस सब का हम लोग क्या करेंगे, अपने सुविधानुसार उपयोग करते रहेंगे। जैसे एक माइक्रोकूलम में 10 का पावर माइनस 6 कूलम पढ़ते थे, ऐसे ही एक माइक्रोफैराड में कितना फैराड होगा, 10 का पावर माइनस 6 फैराड। इतना बात समझ में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। तो देखो अभी बोले थे क्या कि ये फैराड, अब देखो तुम यहाँ पर ये चीज तुम देखे हुए होगे क्या कि इस पर देखो लिखा हुआ है कितना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 10 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये छोटा सा यूनिट है इसका, म्यू एफ मतलब क्या, माइक्रोफैराड, और कह रहा है कि ये 35 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3.14 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, एफडी लिखा हुआ है ना, म्यू एफडी, है ना। तो ये क्या है, इसका मात्रक लिखा हुआ होता है। जब भी आप जाइएगा कैपेसिटर खरीदने के लिए तो उस कैपेसिटर पर क्या होगा, उसका मात्रक लिखा हुआ रहता है फैराड में। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर हम आपको क्या बोले कि भाई जो धारिता का ऐसा मात्रक होगा ये क्या होगा, कूलम पर वोल्ट होगा, जिसे हम लोग फैराड के नाम से जानेंगे। और 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 का पावर माइनस 6 फैराड, और 1 मिली फैराड इक्वल टू 10 का पावर माइनस 3 फैराड। और जैसे जैसे जरूरत रहेगा उस हिसाब से हम लोग छोटे छोटे मात्रकों का उपयोग करेंगे। अब देखिए अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि धारिता का बीमा क्या होगा, है ना, अगर कोई आदमी आपसे पूछे क्या कि इस धारिता का बीमा बताओ, तो धारिता का बीमा बताओ, तो अब देखो कि इस धारिता के बीमा के लिए धारिता का परिभाषा क्या पढ़े, गणितीय परिभाषा, धारिता का गणितीय परिभाषा क्या पढ़े, C इक्वल टू क्यू बाई कितना भी। अब बताओ तुमको आवेश का बीमा याद है, तुमको विभव का बीमा याद है, अगर पीछे करवाए हुए हैं दोनों का बीमा, अगर दोनों का बीमा तुमको याद है तो इसका बीमा लिखोगे कि नहीं। देखो जरा सा ध्यान से कि Q का डायमेंशन आपको पता है कि Q का डायमेंशन कितना होता है, 80, है ना। और विभव के बारे में भी इक्वल टू कितना बोले थे, W बाय क्यू नॉट, है ना, W बाय कितना, क्यू नॉट। और वर्क डन का बीमा आपको पता है कितना, ML2T माइनस कितना, और इधर कितना 80। ऊपर लेके जब जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, M का M ही रह जाएगा, L2 का L2 ही रह जाएगा, T माइनस 2 इधर, और एक और ऊपर गया, कितना हो जाएगा T माइनस, और A माइनस कितना, यही था विभव का बीमा, है ना, यही था क्या, विभव का बीमा। तो अब भाई अगर धारिता का बीमा लिखना है, अब अगर धारिता का बीमा लिखना है, धारिता का बीमा लिखना है तो देखिए तो ऊपर में कितना आएगा 80, और नीचे में कितना आएगा ML2T माइनस 3, और कितना A माइनस 1। इस सब को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, इस सब को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो M यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, M1 है तो ऊपर जाएगा तो M कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। L यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा, देखो T यहाँ पर एक पहले से ही है, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और A एक पहले से है और -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर जब आप बात करेंगे क्या धारिता के बीमा का, तो धारिता का बीमा आपको निकल के आएगा कितना, M-1 L-2 T4 और A2। इसको रटोगे, इसको रटोगे कि मैथमेटिकली निकालोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, यादें नहीं होगा, इतना बड़ा डाटा है कि याद नहीं होगा। तो आप छोटे छोटे चीज़ों का क्या करिए, डायमेंशन याद रखिए। जैसे चार्ज का डायमेंशन कितना होता है 80, ये हम याद रख सकते हैं। वर्क डन के बारे में हम बहुत बार उपयोग किए हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। और विभव का परिभाषा W बाई क्यू नॉट याद रख सकते हैं ये सब। अब इसी सब का उपयोग करेंगे, और इसी सब का उपयोग करेंगे, और धारिता का बीमा हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, काम अपना क्या होगा, हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि कह रहा है क्या कि धारिता का मान चालक पर उपस्थित आवेश Q और आवेश के विभव V पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि कभी ओम का नियम पढ़े हो, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी नियत ताप पर, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी नियत ताप पर, ठीक है ना, किसी नियत ताप पर जो विभव में परिवर्तन होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते थे, V बराबर IR लिखते थे। अब देखो अगर यहाँ से R बराबर हम V बाई I लिखें तो इस R के बारे में आप लोग जानते थे कि ये क्या होता है, नियतांक होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, अब देखिए कि हम क्या करें
कि कोई चालक है, ठीक ना, कोई चालक है, हम 1 माइक्रो कूलम का चार्ज उठाएं और इस पर पहुंचा दें, मान लो विभव इसका कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। हम फिर से 1 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पे उठाएं और हम पहुंचा दिए, अब इसका विभव फिर से 1 वोल्ट क्या हुआ, बढ़ गया। फिर हम 1 माइक्रो कूलम का चार्ज उठाएं और इस पर पहुंचा दे तो विभव फिर से क्या हुआ, इसका 1 वोल्ट बढ़ गया। मतलब क्या, अगर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो विभव कितना है, 1 वोल्ट। अगर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज हुआ तब विभव भी कितना, 2 वोल्ट। अगर 3 माइक्रो कूलम का चार्ज हुआ तो विभव भी कितना, मतलब जैसे जैसे इस पर आवेश बढ़ता जा रहा है इसका विभव भी क्या होता जा रहा है, लेकिन दोनों का अनुपात हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जरूर होता है C = Q/V। तो ये देख करके लगता है कि Q और V पर निर्भर करता होगा, लेकिन ओम के नियम में बताइए R तो नियतांक होता था और किसी दिए गए चालक का प्रतिरोध क्या होता था, एक समान। तो ये भी दिया गया चालक है तो इसका भी धारिता हमेशा क्या होगा, एक समान होगा, है ना। तो एक समान होगा तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये बात ध्यान में रख लीजिए कि धारिता का मान उस पर कितना आवेश है और उस आवेश से कितना विभव उत्पन्न हुआ इस पर ये निर्भर नहीं करता है। क्यों भाई, कि इसका अधिकतम क्षमता का हम बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक घर है जिसमें 100 आदमी के रहने का कैपेसिटी है, तो हम अपने घर में एक ही आदमी रखें, इससे क्या मेरे घर का क्षमता घट जाएगा। हम 5 आदमी रखें, इससे मेरे घर का क्षमता घट जाएगा, खाना पीना घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो मेरे घर में कितना आदमी है उससे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे घर का क्षमता कितना है। बात समझ में आ रहा है बात। तो ये आवेश पर और विभव पर निर्भर नहीं करता है। ये यहाँ से देख करके लगता है कि आवेश और विभव पर निर्भर करता होगा, लेकिन नहीं, ये कितना आवेश डाले उसी के अनुपात में विभव भी उत्पन्न होगा। 1 कूलम का आवेश डाले 1 वोल्ट विभव बढ़ गया, अनुपात क्या, एक जैसा। फिर दूसरा कूलम आवेश डाले विभव कितना हो गया, 2 वोल्ट। फिर 3 कूलम आवेश डाले विभव कितना हो गया, 3 वोल्ट। लेकिन दोनों का अनुपात हमेशा कितना आ रहा है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आवेश है ना उस पर निर्भर करता है और उस पर कितना विभव है इस पर भी ये निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस चीज पर करता है, तो ये आवेश का आकृति और आकार कैसा है, चारों तरफ का माध्यम कैसा है, आवेश के अगल बगल में कैसा आवेश उपस्थित है, इन सारे चीजों पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब कहोगे कि सर इसको थोड़ा सा प्रूफ करके बताइए, इसको थोड़ा सा आप प्रूफ कर देते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता, है ना। तो देखो कि ये था पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा किस चीज का, कि धारिता क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक ना, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र का क्षमता होता है आवेश को स्टोर करने का, उस क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता का गणितीय सूत्र क्या निकल के आएगा, C = Q/। धारिता सदिश है कि अदिश है। धारिता का मात्रक क्या होता है, तो कूलम पर वोल्ट, जिसको क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। इसका बीमा निकाले और देखिए कि इसका मान जो है सो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। किस चीज पर निर्भर करता है भाई, तो आकृति आकार कैसा है उसका जो है सो आकृति आकार कैसा है, माध्यम कैसा है, माध्यम कैसा है, तथा उसके अगल बगल में जो आवेश है वो आवेश कैसा प्रकृति का है, इन चीजों पर धारिता निर्भर करेगी। तो अभी तो ये बात मानो, बस अगला टॉपिक में इस चीज को जो है सो तुम लोगों को क्या करना है, याद करना नहीं है, इसको प्रूफ करके देख भी लेना है कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को गोलीय चालक के कारण उसके सतह पर विभव का परिभाषा याद होगा, है ना। तो संधारित्र को जो है तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक ना। संधारित्र को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। और कैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ इसको भी जरा सा देखो। तो सबसे पहला जो संधारित्र आता है इसको बोला जाता है क्या, गोलीय संधारित्र बोलेंगे, या संधारित्र के जगह पर हर जगह आप चालक भी लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। कि एक कोई चालक जो गोलाकार चालक रहे, इस चालक के पास आवेश को संग्रहित करने का क्षमता कितना है, इस पर हम लोगों को बात करना है। इस पर हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। तो मान लीजिए क्या कि एक कोई सा गोलाकार चालक है आपके पास, एक कोई सा गोलाकार चालक है, और इस चालक के बारे में ये आपको दिया हुआ है क्या, कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक ना। यदि इस पर आवेश मान लो कि +Q है, यदि इस पर आवेश मान लो कितना है, +Q है, क्या माने हैं, माने हैं क्या भाई,
माना कि एक गोलाकार चालक, माना कि एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या r तथा उस पर आवेश कितना है, तथा उस पर आवेश मान लिए कितना है, तथा उस पर आवेश प्लस q है ना। अब बताइए कि इसके सतह पर, सतह के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, इसके सतह पर विभव का मान कितना होता है। इसके सतह पर विभव का मान आपको याद होगा कि कैसा भी चालक या कुचालक सतह होता है, v एट सरफेस जो हम लोग लिखते थे वो कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर लिखते थे, है ना। कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर। अच्छा, तो उसके सतह पर जो है, उसके सतह पर, तो उसके सतह पर, तो उसके सतह पर विभव का जो मान होगा, विभव का मान कितना होगा, v बराबर भाई के क्यू बाई कितना आर होगा, के क्यू बाई आर होगा। इस के क्यू बाई आर को अगर थोड़ा अच्छे से लिखें तो 1/4πε0 क्यू बाई कितना लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब देखो कि धारिता का परिभाषा क्या कहता है। धारिता का परिभाषा कहता है क्या, धारिता के परिभाषा से, धारिता का परिभाषा क्या कहता है कि जो C इक्वल टू होगा वो कितना होगा, क्यू बाई, C इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई। अब देखो कि अगर इस पर हम C इक्वल टू आवेश का मान का बात करें तो ये Q है, नीचे कुछ नहीं तो कितना लिख दो, और V के जगह पर तुम देखो, V के जगह पर तुम कितना लिखोगे, 1/4πε0 क्यू बाई कितना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब देखो यहाँ से अगर C इक्वल टू लिखना है तो क्यू बाई 1 इंटू ये वाला टर्म पलट जाएगा पूरा, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4πε0 r और बाई कितना Q, Q से Q जाएगा और C इक्वल टू निकल के आएगा कितना 4πε0 r। अब देखिए आप ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये चीज जो है, तो आपके क्या हुआ, ये C जो है, ये C क्या हो गया आपके गोलीय, ठीक ना। ये C जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, गोलीय संधारित्र का धारिता। क्या हो गया, गोलीय संधारित्र का धारिता। कि गोलीय संधारित्र अगर कोई रहेगा तो उसका धारिता कितना होगा, जरा सा आप ध्यान दीजिए। अगर आपको याद हो तो आप देखिए कि C R पर निर्भर कर रहा है, R जितना बड़ा होगा उसमें कैपेसिटी उतना ही अधिक होगा। दूसरी चीज आप देखिए कि हम लोग सराउंडिंग में हवा माने हैं, तो हवा माने हैं तो एप्सिलॉन नॉट रखे हैं। अगर कोई दूसरा माध्यम रखते, कूलम्ब्स लॉ याद करिए, तो एप्सिलॉन m रखते, मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। तो आपको क्या बोले थे कि ये ना तो आवेश पर निर्भर करता है ना ही विभव पे, सब कट कट आ गया है ना। आवेश खत्म, आवेश पर ये निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर, है ना। यहाँ पर देखिए कि जो धारिता का मान है वो धारिता का मान आर पर निर्भर कर रहा है। किस चीज पर, धारिता का मान जो है, धारिता का मान आर, मतलब आर किस चीज को दिखाएगा, आकृति एवं आकार। ये किस चीज को डिसाइड करेगा कि आकृति एवं आकार की कैसा शेप और साइज है, इस पर निर्भर करती है, आर पर निर्भर करती है, ठीक ना, निर्भर करती है। दूसरा बात क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट किस चीज, माध्यम पर निर्भर करती है। अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि बताओ भाई आवेश पर निर्भर करती है क्या, तो तुम सीधे कहोगे कि Q और V पर ये निर्भर नहीं करती है। स्पष्ट समझ में आया। क्या बोले आपके पास कि हर चालक के पास आवेश को संग्रहित करने का क्षमता है, जिसे क्या बोलते हैं, धारिता। और धारिता को हम लोगों ने कैसे परिभाषित किया, धारिता को हम लोगों ने परिभाषित किया C इक्वल टू क्यू बाई V से। अब हम आपको क्या बोले कि देखो ये C इक्वल टू क्यू बाई V लग रहा है, लेकिन ये आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई ये निर्भर किस चीज पर करता है, तो ये निर्भर करता है किस चीज पर, आकृति आकार पर, चारों तरफ के माध्यम पर, अगल बगल के आवेशों पर, है ना। तो आप कहिएगा कि सर क्यू भी है तो क्यू भी पर तो इसको निर्भर करना चाहिए था, लेकिन ये निर्भर नहीं कर रहा है। तो आपको क्या बोले कि गोलीय संधारित्र लेकर के आए। गोलीय संधारित्र किसको कहेंगे, आपको बोले कि चालक के पास ही आवेशों को संग्रहित करने का क्षमता है। तो कोई गोलीय चालक लिए,
गोलीय चालक के सतह पर विभव का मान हम पहले से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, कितना होता है के क्यू बाय, और इस पर आवेश क्यू है तो इसके सतह पर विभव 1/4πε0 Q/r होगा कि नहीं होगा, होगा। तो धारिता का परिभाषा क्या कहता है, C = Q/, दोनों का मान रख दिए, दोनों का मान रख के जो सॉल्व किए तो देखे क्या कि जो गोलीय संधारित्र का धारिता आ रहा है ये 1/4πε0 आ रहा है। 4π तो निठल्ला कांस्टेंट है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता है। बात है किस चीज की, ε0 की और आर की। आर क्या है, तो जो गोलीय संधारित्र था उसका त्रिज्या, मतलब जितना बड़ा त्रिज्या रहेगा उसका क्षमता भी क्या रहेगा, आप इसको संग्रहित करने का उतना ज्यादा रहेगा। दूसरी बात क्या, ε0, अगर अगल बगल में हवा है तो हम लोग हवा की परमिटिविटी रखे हैं, परमिटिविटी रखे हैं। अगर अगल बगल में कोई और मीडियम हम रखते तो उसका परमिटिविटी रखते, मतलब कि अगल बगल में कैसा माध्यम है उस पर निर्भर कर रहा है, और त्रिज्या कितनी है, आकार आकृति कैसी है उस पर निर्भर करती है। ये आवेश और विभव पर कभी निर्भर नहीं करती है। आवेश और विभव का अनुपात होता है, जो अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियतांक रहता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये इतना था तुम्हारा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, बेसिक फीलिंग कि कैपेसिटर क्या होता है। अब देखिए कि इसमें जो है सो इस गोलीय संधारित्र का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा कम होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। कितना कम होता है तो जरा सा देखो कि अगर तुमसे कोई कहे क्वेश्चन में कहे कि 1 मीटर त्रिज्या के, ठीक ना, 1 मीटर त्रिज्या के गोलाकार चालक का धारिता ज्ञात करें, गोलाकार चालक का धारिता ज्ञात करें। तो देखिए कि अगर 1 मीटर गोलाकार चालक का धारिता आप ज्ञात करेंगे तो आप क्या पढ़े, C = गोलाकार के लिए 4πε0 कितना R पढ़े हो, है ना। एक चीज देखो कि तुम ये चीज जानते हो क्या कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है कितना, 9 × 10⁹ तो अगर तुमसे कोई आदमी पूछे कि 4πε0 का वैल्यू कितना होगा तो 1/9 × 10⁹ होगा कि नहीं होगा। इसको तुम देखो कि इसको तुम 1/9 को तुम अगर 10 इधर लेकर के आओ तो 10 लेकर के आओगे तो इसमें क्या करो, 10 से गुना कर दो, इधर भी 10 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10/9 और गुने 10 का पावर कितना -10, 10 का पावर कितना -10 ऊपर चला गया। अब देखिए इसका वैल्यू आएगा करीब करीब 1.1 × 10⁻⁻ कितना -10 के आसपास में, है ना। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू डालिएगा तो 4πε0 का वैल्यू कितना डालेंगे, 1.1 × 10⁻10 और इंटू 1 यानी कि यह आएगा 1.1 × 10 का पावर -10 फैराड। ये आया इसका कैपेसिटेंस। देखो कितना छोटा सा वैल्यू है, इतना छोटा सा ये वैल्यू है, ये देख लो 10 का पावर -10 के। और 1 मीटर वाला जो है तो कितना बड़ा हुआ कैपेसिटर, छत पे जितना बड़ा पानी का टंकी होता है आपके 1000 लीटर का, इतना बड़ा साइज में हो गया। तो साइज में इतना बड़ा गोला, 1 मीटर रेडियस का गोला बहुत बड़ा हुआ, है ना। और कैपेसिटेंस कितना मिल रहा है, 10 का पावर -10, मतलब माइक्रोफैराड का भी 4000 गुना कम, 10 का पावर 4 गुना कम मिल रहा है ना। तो बहुत कम कैपेसिटेंस हुआ। अच्छा, अगर हमको 1 फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए तो जरा सा नोटिस करते हैं कि रेडियस कितना चाहिए, है ना। अगर हमको 1 फैराड का जो है सो कैपेसिटेंस चाहिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 फैराड के धारिता के लिए गोलाकार चालक का त्रिज्या ज्ञात करें। गोलाकार चालक का त्रिज्या देखिए कितना होगा। गोलाकार चालक का अगर त्रिज्या का बात करेंगे तो अपने पास क्या कह रहा है कि C = कितना चाहिए, 1 फैराड चाहिए तुमको, और R = तुमको निकालना है कि R = कितना हो। तो गोलाकार चालक के लिए देखो भाई, अभी क्या पढ़े हो कि कैपेसिटेंस कितना होता है, C = 4πε0 कितना R से दिया हुआ है कितना, और ये देखो कि कह रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, तो 4πε0 का वैल्यू 9 × 10 का पावर माइनस कितना, 9 × 10 का पावर 9 जानते हैं। 4πε0 का वैल्यू 1.1 × 10⁻10 और इंटू कितना R। अब देखिए यहाँ से जब R बराबर आप निकालिएगा
तो 1/1.1 गुने 10 का पावर कितना आ जाएगा, मतलब ये देखो ये जो है 1.1 है, इसको 1 से भाग करके हम करीब करीब 0.9 लिख लें। अब देखिए करीब करीब जो है सो इतना लिख लें, नहीं लिखिए तो नहीं लिखिए, इसको नहीं लिखिए आप इसको, तो देखिए इसको जो है 1/1 पॉइंट को आप 0.99 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए एक में थोड़ा सा ही ज्यादा से दिए, एक से थोड़ा सा ही कम मिलेगा, कितना 0.99, और 10 का पावर -10 जब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर 10, मतलब इसको आप 9.9 इंटू 10⁻9 मीटर के आसपास में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। रेडियस बराबर कितना लिख सकते हैं, 9.9 गुने 10 के पावर 9 मीटर के आसपास में। अब देखो पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको भी कर दो तो 6400 और 3 गो जीरो बढ़ा दो, इतना मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी देखो कि 10 का पावर 2 2 4 1 5 6 ही आ रहा है, और यहाँ 10 का पावर कितना है, 9 है, मतलब पृथ्वी से करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा अगर चालक लेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1 फैराड का। तो पंखा चलाने के लिए मंगल ग्रह से तार जोड़ के लाएंगे कैपेसिटर का, नहीं ना लाएंगे। तो इसकी कहानी यहीं पर क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है, और हम लोग एक ऐसे कैपेसिटर का उपयोग करते हैं जो साइज में क्या हो, बहुत छोटा हो, और उसका कैपेसिटेंस क्या हो, अधिक हो। तो वो कैसे किया जाएगा, इसके लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।